हेलो बच्चों, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में भूमि उपयोग का जो प्रयोग है उसका प्रारूप किस तरह से है, यानी किस तरीके से हमारे देश में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। तो भारत में यानी हमारे देश में भूमि उपयोग किन किन तरीकों से किया जा रहा है, यानी उसका उपयोग किस किस तरह से हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो उपयोग है वो है जंगल, यानी हमारे देश में भूमि का उपयोग, भूमि के एक बड़े क्षेत्रफल पर जंगल पाया जाता है। और दूसरा है भूमि का उपयोग। तो दूसरे उपयोग में भूमि के उपयोग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कि ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं किया जा सकता। अब खेती क्यों नहीं किया जा सकता, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, यानी या तो वो जमीन बंजर है या फिर खराब है जिस पर खेती नहीं किया जा सकता। अगला कारण जो है वो, जैसे आज हम जहाँ रह रहे हैं, हो सकता है कि 100 साल पहले वहाँ खेती हो रही हो, लेकिन आज वहाँ घर बन जाने की वजह से और सड़क यानी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा डेवलप हो जाने से वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रारूप है, कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जहाँ पर खेती की जा सकती है लेकिन हम वहाँ खेती कर नहीं रहे, यानी खेती वहाँ किया ही नहीं जा रहा है, जैसे चरागाह हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे देश में भूमि का उपयोग का प्रारूप कैसा है। एक चीज मिस हो गया, आपको बता देते हैं, भारत में का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इतने विशाल भू क्षेत्र पर भूमि का उपयोग हम निम्न तरीके से कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। तो इसके पहले आप लोगों को हमने बताया कि भारत में किस किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अब अगली जो पॉइंट आती है वो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमि निम्नीकरण के विषय में कि भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है। तो जो पहला कारण निकल करके आता है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। और पेड़ के विषय में आप लोगों को पता है कि पेड़ मिट्टी को मजबूत बनाते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के काटने की वजह से पेड़ों की कमी हो रही है, और जब पेड़ों की कमी हो रही है तो मिट्टी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। सेकंड जो कारण है वो है जानवर जो घास को चरते हैं, तो पशुचारण ये कह सकते हैं। तो पशुचारण के अंतर्गत होता क्या है, जानवर घास चरते हैं लेकिन घास को इतनी नीचे तक उसको मुंह में दबा के उसको खींचते हैं कि उसके साथ मिट्टी का कुछ हिस्सा उखड़ करके घास के साथ चला आता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अगला जो स्टेप है वो है माइनिंग यानी खनन। खनन के द्वारा हम खनिजों को तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो गड्ढा होता है गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो जिससे इन गड्ढों के कारण भूस्खलन की क्रियाएं होती हैं।
भूकंप के समय या अन्य क्रियाओं के कारण भूस्खलन हो जाता है, जिससे मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। अगला जो कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण वाटर स्टेट जो हमारा है वो कम होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ फसलों की सिंचाई की भी जरूरत होती है। तो सिंचाई करते समय भी मिट्टी धीरे धीरे आगे खिसक जाती है, पानी के साथ बह जाती है। तो इस तरीके से अत्यधिक सिंचाई के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला है उद्योगों से निकलने वाला रसायन जब वायुमंडल में पहुंचता है और वर्षा के जल के साथ जब वो मिट्टी पर वापस आता है तो ये भी मिट्टी की परत को, ऊपरी परत को कमजोर बना देता है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कारण हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब अगर जरूरत हमको होती है कि मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, तो मिट्टी का संरक्षण हम ठीक जो निम्नीकरण के रीजन्स हैं, कारण हैं, इन्हीं का उल्टा कर देते हैं। तो इससे मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। माइनिंग पर जो छोटे जगह हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सिंचाई के कृत्रिम आर्टिफिशियल साधन डेवलप किया जाए, जैसे जो फुहारा होता है, फुहारे से जहाँ तक हो सके सिंचाई किया जाए। तो इस तरीके से ऐसे सब कारण हैं जिनको अपना करके, या रास्ते हैं जिनको अपना करके हम मिट्टी के निम्नीकरण पर रोक लगा सकते हैं। अब अगली जो पॉइंट आती है वो है मिट्टी संसाधन। आपको पता है कि मिट्टी एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है और एक नवीकरणीय संसाधन भी इसको माना जाता है। और मिट्टी सभी सजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों या मनुष्य हो, सबका विकास यहीं से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल होती है और 1 इंच मिट्टी बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। और इनमें खनिज पदार्थ, बालू, जैव पदार्थ और सड़ी गली पत्तियां, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं, इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे होता है कि मिट्टी की जो परतें होती हैं वो हमेशा गतिशील और परिवर्तनशील होती हैं, यानी इनमें हमेशा जलवायु के कारण इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगली पॉइंट जो है वो है मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक। तो अब कारक के अंतर्गत जो सबसे पहला कारक है वो है जलवायु। सेकंड जो कारक है मूल शैलों की प्रवृत्ति या प्रकृति। तीसरा है भूमि की बनावट और चौथा है वनस्पति के प्रकार। तो सबसे पहले हम आते हैं जलवायु पर। मिट्टी के निर्माण में जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि
जलवायु के द्वारा एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अभी ऐसे होता है कि जलवायु के कारण अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, और अपक्षय का मतलब होता है, आपको पिछले क्लासेज में बताया गया होगा कि सेलों के विखंडन की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है, यानी वह प्रक्रिया जिनसे सेलों का विखंडन एवं वियोजन होता है वो अपक्षय कहलाता है। तो यानी अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान जो सेल विखंडित होते हैं यानी टूटते हैं तो छोटे छोटे चूर्ण में बदल जाते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर भी सेलों के विखंडन में अपना योगदान देता है। टेम्परेचर का मतलब जैसे मान लीजिए ठंडी के समय में जब ज़्यादा ठंडी होती है तो सेल सिकुड़ जाते हैं, और गर्मी का समय जब आता है तो सेल की जो संधियां होती हैं वो फैल जाती हैं। तो इस तरीके से लगातार कई वर्षों के अंतराल में अंतर्गत इस तरीके की क्रिया होने से सेल में भी विखंडन और वियोजन की क्रिया होती है। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षय और अपरदन की क्रिया के कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु का योगदान किस तरीके से होता है। दूसरा है मूल सेलों की प्रकृति। मिट्टी का निर्माण सेलों के टूटने से होता है, ये तो कंफर्म हो गया। और किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मिट्टी में वहाँ के मूल सेलों के गुण अवश्य पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मैग्मा और लावा निकलता है उसकी मात्रा भारी मात्रा में वहाँ पाई जाती है उस मिट्टी में। तो यानी मिट्टी में जिस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में उस क्षेत्र के सेलों के गुण अवश्य पाए जाते हैं। अगला है भूमि की बनावट। मिट्टी के निर्माण में भूमि की बनावट ही प्रभाव डालती है। अगर भूमि ढालू है तो जब वर्षा होता है तो वर्षा के समय भूमि के ऊपरी जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो वर्षा के जल के साथ बह करके नीचे चले जाते हैं। समतल भूमि जहाँ होती है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऊपरी सतह जो ढालू होती है वहाँ की जो उर्वरा शक्ति मिट्टी की होती है वो बह करके नीचे चली आती है, और ऊपरी सतह की ढालू भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगली जो पॉइंट है वो है वनस्पति के प्रकार। अब देखिए मिट्टी के निर्माण में वनस्पति के आपको वनस्पति के प्रकार में बताते हैं। जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की पत्तियाँ टूट टूट करके जब गिरती हैं मिट्टी पर आती हैं तो धीरे धीरे वो मिट्टी के नीचे दबती चली जाती हैं। अब वो पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि अपरदन के अभिकर्ता के रूप में जो कारक होते हैं उनमें बहता हुआ जल था, पवन था। तो पवन ज़्यादातर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक्टिव होता है, समुद्री जल होता है, ये सब अपरदन के अभिकर्ता के रूप में आप लोगों को हमने बताया था कि किस तरीके से नदी, ये आपको अभी आगे के पॉइंट में इसको बताएंगे इसके विषय में। तो केवल इतना जानिए कि जैसे पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो टहनियों से टूट करके मिट्टी पर आती हैं, और जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। तो उनके सड़ने गलने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार
हमने देखा कि वनस्पति के निर्धारण में तापमान, वर्षा, शैलों के टूटने की गति, बहता हुआ जल और वायु, ये मिट्टी के निर्माण में अपना विशेष योगदान देते हैं। लेकिन अब एक यहाँ शर्त होती है कि मिट्टी के निर्माण में पुरानी शैलों के रासायनिक गुण और जलवायु का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये कंफर्म हो गया। अभी तक आप लोगों को हमने बताया कि मिट्टी के निर्माण में वनस्पति और शैलों का योगदान किस तरीके से होता है, और बहता हुआ जल आपको पता होगा नदी का होता है, और नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है ये भी आपको पता है कि नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। तो पहाड़ों से निकलती हैं तो वहाँ उनका ढाल बहुत तेज होता है, तो अपने साथ ये पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके नीचे लाती हैं, और फिर जब ये मैदानी भाग में आती हैं और आगे बहना प्रारंभ करती हैं, तो चूंकि जब मैदानी भाग में भी आती हैं तो इनका बहाव बहुत तेज होता है, तो जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े आते हैं आपस में टकराते टकराते आगे जैसे जैसे नदी बढ़ती है ये झोड़ में बदल जाते हैं। और नदी जब मुहाने पर पहुंचती है यानी समुद्र में मिलती है, तो उसके पहले वहाँ नदी का जल कम हो जाता है। नदी का जल कम होता है तो जो अपने साथ ये सिल्ट यानी अवसाद, बालू, बजरी, गाद ये सब लाती है, उसको आगे ले जाने में असमर्थ हो जाती है, तो वहीं पर उसका निक्षेपण करना शुरू हो जाती है, शुरू कर देती है, और एक आकृति बनती है डेल्टा। अब वो जो जमीन होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो ये वैल्यू होता है या ये योगदान होता है नदियों का। वायु का भी ऐसे है। वायु जब गर्मी के समय में आप लोगों को मालूम होगा पछुआ पवनें बहुत तेज चलती हैं, तो ये अपने साथ मिट्टी के कणों को उड़ा करके ले जाती हैं और दूसरी जगह पर छोड़ देती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है भारत में मिट्टी का वर्गीकरण। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह आपको आज हमने बताया कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस तरीके से है, किन किन तरीकों से किया जाता है। जंगल है, चरागाह है, बंजर है, मकान है, उद्योग है, परिवहन है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। और उसके बाद आप लोगों को हमने बताया भूमि निम्नीकरण कैसे होता है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो भूमि निम्नीकरण का कारण भी हमने बताया कि जंगलों का काटा जाना, अत्यधिक पशुचारण, माइनिंग और इंडस्ट्री, इनके चलते भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है उसका कारण आपको हमने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाए, माइनिंग पर कंट्रोल किया जाए। इसके बाद आगे आप लोगों को हमने बताया मिट्टी संसाधन की वैल्यू, क्या महत्व है हमारे लाइफ में। आगे वाले टॉपिक पर हम आपको बताएंगे कि भारत में मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। धन्यवाद।